हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संगम युग के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कुषाण पहला और कुषाण वंश के बारे में। आज हम लोग देखेंगे संगम युग के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? परिषद अथवा गोष्ठी। देखिए, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य। दक्षिण भारत तमिलनाडु हो गया, केरल, वो सब दक्षिण भारत में आएगा। तो दक्षिण भारत का मतलब दक्षिण भारत का इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे ही संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी होता है। ठीक है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। जिनमें तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते। तमिलनाडु का भाषा तमिल है। ठीक है, वहाँ तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। ठीक है, प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। लिख रहा है, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे? 3 गो। कौन कौन हो जाएगा? तो देखिए, पहला संगम था दक्षिण मदुरै में। पहला संगम कब हुआ था? तो दक्षिण मदुरै में हुआ था, अगस्त ऋषि के संरक्षण में। ठीक है, दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में, ये भी अगस्त ऋषि के संरक्षण में हुआ था। तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो उत्तरी मदुरै में, ये हुआ था नकीरर के अध्यक्षता में। ठीक है, अब देखिए, इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। अब देखिए नोट्स में, संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। ठीक है, संगम साहित्य का संग्रह कब किया गया था? तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। ईसा पूर्व वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ठीक है, अब देखिए नीचे उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। कौन कौन? तो पथुपातु, इथुथोके तथा पादिनेन किलकनकु। ठीक है, पथुपातु, इथुथोके, पादिनेन किलकनकु। ठीक है, तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन का प्रणय से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन का एक प्रणय से संबंधित है। अब देखिए, तमिल की उदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में, कह रहा है तमिल की उदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुचंगम कहा जाता था। 3 संगम थे, ये प्रमुख थे। कौन कौन? तो प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्यम संगम यानी दूसरा संगम,
एवं तीसरा संगम, तो अंतिम संगम जिसको तीसरा संगम कहा जाता है। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते थे। ठीक है, तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते थे और पहले दो संगमों को पौराणिक मानते थे। और पहले दो संगमों को क्या मानते थे? पौराणिक। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है, हाँ यहाँ पर दिया है कि प्रथम प्रथम संगम कहाँ हुआ था? तो प्रथम संगम 44 से 40 वर्ष पूर्व मदुरै में हुआ था, समुद्र में विलीन हो गया। अध्यक्षता किए थे अगस्त ऋषि। प्रथम संगम 1440 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? तो मदुरै में समुद्र में विलीन हो गया। और कौन ऋषि को अध्यक्षता, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो अगस्त ऋषि के। दूसरा संगम हुआ था 3700 वर्ष पूर्व में कपाटपुरम में। ठीक है, कपाटपुरम में हुआ था, उस समय भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि किए थे। तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो तीसरा संगम हुआ था मदुरै। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन की? तो नकीरत। ठीक है, 1850 ईस्वी में तीसरा संगम हुआ था। ठीक है, अब देखिए नीचे हम देखते हैं, कह रहा है कि नोट्स में कह रहा है कि कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में सेव सन नैनार तिरुनाबुक अपार ने किया। ठीक है, कवि और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में सेव संत नैनार तिरुनाबुक अपार ने किया। ठीक है, संगम कह रहा है कि संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत हैं। देखिए, संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य, चेर के बारे में बताया गया है। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें तीन ठो वंश के बारे में बताया, चोल और पांड्य और चेर वंश के बारे में। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। ठीक है, कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा उल्लेख से तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हाँ कह रहा है कि 8वीं सदी ईस्वी में इरेनार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। 8वीं सदी में इरेनार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि इलंगोकृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है। इलंगोकृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। कह रहे इलंगोकृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। ठीक है, कह रहा है इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। इलंगो के शिल्पाधिकारम में 3 खंड है जिसमें 33 कह रहा है इसमें 30 सर्ग है, जिन्हें 3 खंडों में बांटा गया। ठीक है, शिल्पाधिकारम में 30 सर्ग है और 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। ठीक है, यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कह रहा है कि इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उनकी पत्नी कणागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए आगे, मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलैस्तनार ने मणिकमैकले की रचना की है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी, नाम भी ऐसा है, शीतलैस्तनार ने मणिमैकले की रचना कौन किया है? तो शीतलैस्तनार ने मणिमैकले की रचना की है। ठीक है, इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इनमें जैन प्रभाव है, जैन प्रभाव, इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमैकले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। ठीक है, इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसका
महत्व मुख्यतः धार्मिक है। इसका महत्व कैसा धार्मिक है? नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक डीडनाथ पांचवी सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है ज़्यादा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्त देवर को दिया जाता है। जीवक चिंतामणि के रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जैन भिक्षु थे तिरुतक देवर। पूछ देगा जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो तिरुतक देवर। ठीक है, जीवक चिंतामणि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जीवक चिंतामणि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कह देगा जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो तिरुतक देवर। ठीक है, यहाँ से अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। कह रहा है कि कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तोल्काप्पियम कह रहा है तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवालुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। कह रहा है तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कम्बन का इरामावतारम। इरामावतारम पुस्तक के लेखक कौन है? कम्बन। ये भी इम्पोर्टेंट है। इरामावतारम ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इरामावतारम के लेखक पूछते हैं कौन है? तो कम्बन। इरामावतारम के लेखक कौन है? तो कम्बन। इरामावतारम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कम्बन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से संगम साहित्य के काव्य दो श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन? तो अकम और पूरम। संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन? अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है। अकम काव्यों का मूल विषय क्या है? तो प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। अकम का प्रेम प्रसंग है और जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। ठीक है, अब देखिए संगम साहित्य कह रहा है संगम साहित्य हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य में हमें 3 प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। ठीक है, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली किसका राज था? चोलों का राज था। यह पेनार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित है। यह पेनार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित है। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। यह पेनार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल था। ठीक है, अब देखिए आगे। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। करिकाल क्या था? तो ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पतिनपालय में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। पतिनपालय में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में बेणी युद्ध का उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में बेणी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिनमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। कह रहा है जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की। और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। ठीक है, अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ किया था? तो उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। ठीक है,
अब देखिए, इसने कावेरी नदी के मुहाने पर कह रहा है, इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। ठीक है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए थे। कौन कौन? तो उदयीजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेन्दुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुटुवन 180 ईस्वी। ठीक है। सेनगुटुवन कब हुआ था? तो 180 ईस्वी। कह रहा है कि सेनगुटुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। सेनगुटुवन ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। कह रहा है सेनगुटुवन ने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित। इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 1210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। ठीक है। कह देगा पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेडुजेलियन। ठीक है। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। पांड्यों का पहला उल्लेख किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। कह रहा है मेगास्थनीज ने उस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। ठीक है। नली व कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। नलियोकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। ठीक है। कह देगा कि पांड्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नलियोकोडन पांड्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। अब देखिए, संगम युग को कह रहा है, संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता है। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता है। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। राजा का जन्मदिन क्या कहलाता था? तो पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमायचान या अमायचार। ठीक है। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। राजधानी में एक क्या होती राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। ठीक है। राजा के न्यायालयों को मंडरम कहा जाता था। राजा के न्यायालयों को क्या कहा जाता था? तो मंडरम कहा जाता था। ठीक है। चोरी कह रहा है कि चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है। संगम काल में चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। ठीक है। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड तथा झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। ठीक है। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। संभवतः यह उपज का क्या होता था? छठा भाग होता था। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। क्या किया जाता? बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी।
ठीक है। सेना के सेनापति को किसकी उपाधि, एनआरडी को उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी तथा पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी तथा पिछले टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना में बेलाल धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना में बेलाल धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। ठीक है। सेना कह रहा है कि सेना चतुरंगणी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। सेना चतुरंगणी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। कह रहा है कि युद्ध भूमि वीरगति पाने वाले को सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नौडुकल तथा वीरकल कहते थे। ठीक है। अब देखिए, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन। कह रहा है कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटकीरुतल कहा गया है। ठीक है। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटकीरुतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। ठीक है। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बना को मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बना को उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया था, जल घड़ी का प्रयोग किया। संगम काल में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया था, जल घड़ी का। संगम काल में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो जल घड़ी का प्रयोग किया था। ठीक है। कह रहा है तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय संगम काल में हुआ था, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते तथा सूरा पीते थे। ठीक है। संगमकालीन ब्राह्मण क्या करते थे, मांस भक्षण करते थे और सूरा पीते थे। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सूरा पीते थे। ठीक है। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। बेलार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। बेलार के प्रमुख को क्या कहा जाता था, वेलीर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कॉडेसियर कहते थे। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते थे, कॉडेसियर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया है, वेनिगर कहा गया। ठीक है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता। संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्रह्म, दैव्य, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। ठीक है। संगम साहित्य में ही हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार के बारे में बतलाया गया, जैसे ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, राक्षस या पैशाच उसी को कहते हैं। ठीक है, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने प्रकार का विवाह होता है, तो 8 प्रकार का। ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट है। विवाह कितने प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार का। ठीक है। अब देखिए, प्रणय विवाह कह रहा है कि प्रणय विवाह की मान्यता दी गई, जिसे पंच तीणे कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिणय व अनुचित प्रणय को पेरुदीणय कहा गया है। ठीक है।
देखिए, संगम काल में चावल का मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों गायकों के दल धूम धूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पारण या विडालियर कहा गया है। ठीक है। तमिल साहित्य में मैचेलियर ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। ये भी कह देगा, संगम काल के लोग किसको शुभ मानते थे? तो कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों का सही दिशा का बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। ठीक है। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। ठीक है। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त करने कह रहा है कि प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के समान खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण सुविकसित वस्त्रोद्योग था। ठीक है। पांड्य राज्य में कोकई, सुलियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोकई क्या था? कोकई नहीं है, कोरकई है। कोरकई मोती खोजने का पतन था। ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कोरोमंडल समुद्र तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। कह रहा है चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो अरिकमेडु। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकामेडु को पेडो कहा गया है। पेरिप्लस में अरिकामेडु क्या कहा गया है? तो पेडो कहा गया। ठीक है। संगम कह रहा है कि संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। ठीक है। कह रहा है कि संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस था, जो मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि को खोजा था। ठीक है। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? प्राचीन पक्षी कह देगा तो कौआ, और प्राचीन देवता कह देगा तो मुरुगन। प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। कह रहा है कालांतर में उसका नाम सुब्रहाय हो गया है और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया। ठीक है। स्कंद का कह रहा है कि स्कंद का एक नाम कुमार भी है। स्कंद का एक नाम क्या है? तो स्कंद का एक नाम कुमार भी है। और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उन्हें पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरुवश नामक एक पर्वतीय जनजाति स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। ठीक है। कह रहा है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया, जिसे अनकु कहा जाता था।
संगम साहित्य में पवित्र जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया जिसे क्या कहा जाता है, अनकु कहा जाता था। ठीक है। कह रहा है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण किसको ज्ञात था, तो सामाजिक कवियों को ज्ञात था। ठीक है। अब देखिए संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों का में विश्वास जताया जाता है जिसे अनकु कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग शुरू से जानते हैं संगम। देखिए संगम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गोष्ठी होता है, परिषद होता है और सम्मेलन जिसमें कवि और विद्वान मिलते थे। ठीक है। संगम साहित्य को इतिहास में तीन बार संगम साहित्य का वर्णन किया गया है। कौन कौन, तो हो जाएगा आपको पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ था दक्षिण मदुरै में, और दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, तीसरा हुआ था उत्तरी मदुरै। पहला संगम में अगस्त ऋषि अध्यक्षता किए थे, दूसरा में अगस्त ऋषि और तीसरा में नकीर। ठीक है। संगम साहित्य में ये 3 संगमों का वर्णन मिलता है। कब से कब तक था, तो 300 BC से 300 AD। ठीक है। पांड्यों द्वारा इसका उल्लेख किया गया है। तमिल रामायण कह रहा है इरामावतारम के लेखक क्या था, तो कंबन थे। कंबन। इरामावतारम के लेखक कौन थे, कंबन। ठीक है। संगम काल के राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ था। कौन कौन, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। चोल और चेर पांड्य वंश का संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है। तमिलों का रामायण किसको कहा जाता है, तो रामावतारम को। तमिलों का रामायण किसको कहा जाता है, रामावतारम को। लेखक कौन थे, तो कंबन। रामावतारम के लेखक कौन है, कंबन। ठीक है। संगम काल में व्यापारी को वेनिगर कहते थे। संगम काल में व्यापारी को क्या कहते थे, वेनिगर कहते थे। संगम काल के कृषि किसान को क्या कहते हैं, फेला। संगम काल में कृषि किसान को क्या कहते थे, फेला। ठीक है। संगम काल में शुभ पक्षी कौन था, तो कौवा था। शुभ देवता कौन थे, तो मुरुगन थे। संगम काल में शुभ पक्षी कौवा और शुभ देवता कौन थे, तो मुरुगन। ठीक है। कुराल तमिल साहित्य का तिरुवल्लुवर था। शिल्पाधिकारम के रचना कौन किए थे, इलंगो। ठीक है। जीवक चिंतामणि के रचना कौन किए थे, तो तिरुवक देवर ने किया था। ठीक है। मणिक मैकले की रचना शीत लैतनार ने किया था। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है।